क्या आप जानते हैं भारत का एक हिस्सा जो पिछले 33 महीनों से आग में झुलस रहा है, वहाँ के लोग आज भी अपने देश में शरणार्थी बनकर रहने के लिए मुल्क को स्विट्जरलैंड कहा जाता था। वहाँ आज सड़कें नहीं, बफर जोन और बंदूकें दिखती हैं। आखिर क्यों यहाँ 2026 में भी राष्ट्रपति शासन लागू है? क्या मणिपुर की ये आग पूरे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है? मणिपुर का इतिहास बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। पहले यहाँ पे मोनार्की हुआ करती थी, फिर ब्रिटिश लोग यहाँ पर आके अधिकार किया और 1949 में आधिकारिक रूप से यह भारत का हिस्सा बना। मणिपुर की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए हमें 3 जनजातियों पर फोकस करना होगा, जिनमें से पहली मैतेई है, दूसरी कुकी और तीसरी नागा। इन तीनों को अपने दिमाग में रखिएगा और स्टोरी को आगे जानने की कोशिश करिएगा। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें मणिपुर की डेमोग्राफी को समझना होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई इस राज्य में मणिपुर में 3 जनजातियां रहती हैं। पहली आपकी है मैतेई, दूसरी है कुकी, तीसरा नागा हिस्सा है वो मैतेई जनजाति का है। कुल जनजाति का 53% है और नागा और कुकी को मिलाकर 40% जनसंख्या है। अब बात आती है यहाँ पर मैतेई और कुकी के बीच विद्रोह क्यों हुआ? कुकी और नागा मिलकर विद्रोह क्यों करने लगे मैतेई से? तो मैतेई जनजाति जो है वो घाटी में रहती है, प्लेन एरियाज में रहती है और पहाड़ों पर रहने वाली जनजातियां आपकी नागा और कुकीज हैं। नागा कुकीज को वहां पर एसटी का दर्जा दिया गया है, जिससे नौकरियों में आरक्षण मिलता है और पहाड़ों की जमीन कुकी और नागा लोग ही खरीद सकते हैं, कोई बाहरी या मैतेई उसे नहीं। मैतेई लोगों का ये मानना था कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे पास जमीन कम है, तो हमें भी ऐसा अधिकार मिले कि हम लोग पहाड़ों पर जाके जमीन को खरीद सकें। इसके लिए मैतेई लोग कोर्ट गए, तो मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक सुझाव दिया कि आप चाहें तो मैतेई जनजाति को एसटी का दर्जा दे सकते हैं और एसटी का दर्जा मिलने पर इन नौकरियों में भी आरक्षण मिल जाएगा और ये पहाड़ों पर जाकर भी जमीन खरीद सकते हैं। कुकी और नागा लोगों को लगा कि मेरे हित मारे जाएंगे, इसमें मेरा जो आरक्षण था नौकरियों में वो खत्म, यानी उसको भी बांटना पड़ेगा और जमीनों पर जो मेरा एकाधिकार था वो भी हमें मैतेई लोगों के साथ बांटना पड़ेगा, बाहरी लोगों के साथ बांटना पड़ेगा। इसके लिए वह विद्रोह का एक और कारण है कि पहाड़ों पर रहने वाले कुकी और नागा जनजाति अवैध रूप से जंगलों में अफीम की खेती करते थे। अवैध अफीम की खेती करने वालों को वहां से खदेड़ा गया, तो वहां के लोग जो कुकी और नागा थे उन्हें लगा कि राज्य सरकार हमारे खिलाफ कुछ काम कर रही है। उन्होंने अपने हितों को इसमें मरते हुए देखा, तो कुकी और नागा लोगों ने समझा कि ये मेरे खिलाफ है, राज्य सरकार मेरे खिलाफ हो गई है। तो एक मुख्य कारण ये भी था। राज्य की स्थिति को बिगड़ते देख यहाँ के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है और आज तक ये राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राज्य पूरी तरह 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। कुकी और मैतेई इलाकों के बीच बफर जोन बनाए गए हैं। दंगों के दौरान पुलिस थानों से हजारों अत्याधुनिक हथियार लूटे गए जो अब भी उग्रवादियों के पास हैं। व्यापार ठप है, नेशनल हाईवे बार बार ब्लॉक होते हैं, जिससे महंगाई और बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ रही है। जानकारों का ये मानना है कि मणिपुर को अस्थिर करने के लिए कुछ बाहरी देशों का हाथ हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस दंगों को भड़काने के लिए जो हथियारों की सप्लाई है या यहाँ पर नशीले पदार्थों की जो सप्लाई है वो चाइना के द्वारा वाया म्यांमार हो रही है, यानी म्यांमार के रास्ते चाइना इन सब चीजों को सप्लाई कर रहा है, जैसे हथियार, नशीले पदार्थ। और म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा है वो इतनी क्षुद्र है कि वहां से कोई भी आ सकता है, तो वहां से घुसपैठिया भी आके यहाँ पर आतंक मचा सकते हैं और मणिपुर को अस्थिर कर सकते हैं। मणिपुर का मुद्दा केवल एक राज्य की समस्या नहीं बल्कि भारत की अस्मिता और सुरक्षा का सवाल है। शांति के लिए केवल सेना ही काफी नहीं है, वहां के लोगों के बीच हमें बातचीत करानी चाहिए, दोनों गुटों को बैठा के भाई एक सामंजस्य बनाना चाहिए, एक बीच का रास्ता हमें निकालना चाहिए। अगर मणिपुर अशांत रहा और यहाँ पे कोई परमानेंट सॉल्यूशन ना निकाला गया तो चाइना और बाहरी देश जैसे म्यांमार यहाँ पर घुसपैठ करते रहेंगे और अपने मंसूबों को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे और नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर बनाए रखेंगे, जो कि भारत के लिए एक मुश्किल सी बात होगी फिर संभालना। यदि मणिपुर अशांत रहा तो चाइना और चाहेगा कि इसमें विद्रोह हो, अनस्टेबल रहे, जिससे भारत सरकार की पकड़ इन पर से कमजोर हो और ये विद्रोह करने लगे भारत सरकार के खिलाफ। तो समय रहते भारत सरकार को इन दोनों गुटों के बीच में सुलह करानी चाहिए और यहाँ के मसले को परमानेंटली सॉल्व करना चाहिए।